बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर एनर्जी। तो ये ज़रा सिंपल है, वेलोसिटी वाली डेरिवेशन। तो चूंकि हमने वो जीरो से स्टार्ट की थी तो इस वजह से तो लंबी चौड़ी डेरिवेशन थी। एनर्जी में ये है कि ये जो है आपका वो वेलोसिटी वाली डेरिवेशन जो फाइनल उसकी शक्ल थी उसी को हम यूज़ करेंगे और आगे उसको हम लेके चलते हैं एनर्जी की तरफ ना। तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये वाला भी आ सकता है, क्योंकि ये इतने लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं है। तो पेपर के वाले से इसका सवाल बन सकता है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर एनर्जी की डेरिवेशन आप करें, फार्मूला ड्राइव करें वेलोसिटी वाले फार्मूले को यूज करते हुए। तो ये हमारे पास वेलोसिटी वाला फार्मूला था और गैस कांस्टेंट की शक्ल में जो था उसी को हमने लिया। और इस ये अगर हम शक्ल चेंज करें, थोड़ा इसको रीअरेंज करें, तो डीसी जो है उसको आप इस तरफ ले आए, पीछे सिर्फ रह जाएगा dnc/n, इस तरह dnc/n। बाकी 4 पाई वैसे है और 1/2 पाई RT 3/2, m⁻³ बाहर निकाल ली है, e के साथ लिख लिए तो m⁻³ बाहर आ गया। सी स्केयर यहाँ पहले ही मौजूद था, वो साथ आ गया। डीसी हम यहाँ से लेफ्ट साइड से उधर लेके गए हैं, वो भी साथ आ गया। और ई की पावर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एंड पे लिख दिया। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, मतलब उसको थोड़ा रीअरेंज किया है। क्यों किया है कि ये जो शक्ल है ना m⁻³ सी स्केयर डी सी, ये आगे चल के हमारे पास ये वाली शक्ल आएगी, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर लेंगे तो हमारे पास वो फाइनल शक्ल निकल आती है। तो इस वजह से इसको पहले इकट्ठा कर लिए ताकि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सके। अब एनर्जी बराबर होती है 1/2 mc² के, इस इक्वेशन नंबर 2 आप कह दें। तो एनर्जी की जो वैल्यू, ये वाला इक्वेशन यहाँ से अगर आप सी स्केयर निकालें, सी की वैल्यू, तो वो 2e/m या c = 2e/m अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। या इसमें से 2 और m जो है उसको आप अंडर रूट अलग कर लें और e का अंडर रूट आप अलग कर लें। e का अंडर रूट अलग क्यों किया है? क्योंकि हम इसकी डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं c को e के हिसाब से। कि d/d का मतलब क्या है कि e के चेंज होने से के साथ c में क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, c और e का रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, तो इसलिए e के हिसाब से इसकी डिफरेंशिएशन हमने की है। तो e के लिए करने के लिए हमने फिर e वाला फैक्टर को अलग कर लिया, पिछली इक्वेशन में ना e अंडर रूट को अलग इसलिए किया था, क्योंकि बाकी सारी टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगी ना। अब यहाँ पे भी जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 2/m अंडर रूट तो कांस्टेंट हो जाएगा, और e अंडर रूट का आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1/2 e⁻⁻1/2 आ जाएगा। ये कैसे आया कि d/de, जब e की अंडर रूट 1/2 का लेंगे तो पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और जिसकी पावर है उसका आगे डेरिवेटिव, तो ये तो 1 हो जाएगा de/de जो है, और ये 1/2 e⁻⁻1/2 ऊपर आ जाएगा। ये वाली शक्ल हम वैसे की वैसे वही ये वाली आ जाती है आपके ना जो आंसर। अच्छा, अब ये आपके पास फर्स्ट आ गया डेरिवेटिव हम लेके, पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। वो क्या करते हैं, ये 2 को हम बदल लेते हैं 2√2 के। ये कैसे बदला? देखना, 2 था ना, 2 की पावर 1 तो आपको पता होती है। अब 1 को मैं अगर 1/2 + 1/2 लिख दें तो कोई फर्क नहीं है। और अगर पावर्स प्लस के साथ उनको अलग अलग कर लिया जाए तो इसको हम पावर्स को अलग कर सकते हैं। अब ये 2 अंडर रूट अलग और 2 अंडर रूट वो अलग, तो इस तरह उसको चेंज किया है। तो अब उसका मकसद ये था कि 2 अंडर रूट ऊपर वाला नीचे वाले 2 अंडर रूट से कैंसिल, तो सिर्फ एक ही यहाँ 2 बचेगा ना। ऊपर वाले रिएक्शन इक्वेशन में देखें ना, तो दो जगह पे दो, एक जगह दो, एक जगह 2 अंडर रूट है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए ना, एक बच जाए कैंसिल करके, तो इसलिए ये 1 ओवर, यानी 2 अंडर रूट नीचे एक बच जाएगा, तो ये 1/2m अंडर रूट रह जाएगा और e⁻⁻1/2 आपके पास आ जाएगी। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं कि डी को इसी तरफ ले आते हैं, ई की तरफ, और जो 2m अंडर रूट है उसको डी सी की तरफ ले जाते हैं, तो ये वाली शक्ल हमारे पास आ जाती है। ये क्यों लेके गए हैं? क्योंकि हमने वो वाली फॉर्म बनानी थी ना, ये वाली m⁻³ ये वाली शक्ल लेके आनी, तो इसलिए उसको m को एक तरफ कर लिया और बाकी जो e वाला फैक्टर उसको दूसरी तरफ कर लिए। और dc को इधर ही रहने दिया, क्योंकि यहाँ जो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में dc हमारे साथ रहना है, m के साथ dc को होना है, इसलिए उसको वही रहने दिए। अच्छा, अब दोनों साइडों पे आप ये समझे कि मैंने ई जो है ना, ई को ई से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे भी कर दिया, ई से मल्टीप्लाई राइट साइड पे भी कर दिया, लेकिन लेफ्ट साइड वाले ई को मैंने बदल दिया है 1/2 mc² से, और जो राइट साइड वाला ई है उसको ई ही रहने दिया है। ठीक हो गया।
तो फर्क तो कोई नहीं है, लेकिन वो उसका अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए या उस इक्वेशन नंबर 1 से रिजेम्बलेंस हासिल करने के लिए ये मैंने किया है। ई जो इधर ई इसलिए रहने दिया है कि इधर पहले से ई -1/2 है, दोनों को इकट्ठा किया तो ई की पावर 1/2 और डी ई इस साइड पे बच जाएगा। और इस साइड पे आपका 1/2 और 2 अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। ये 2 अंडर रूट अलग कर दिया उसने, एम की पावर 1/2 अलग कर दिया, 1/2 MC²। एम और एम की पावर 1/2 को इकट्ठा करेंगे तो ये एम की पावर 3/2 हो जाएगी। C² साथ वैसे ही होगा, और 2 अंडर रूट और नीचे 2 है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे है जैसे ये इसने नीचे किया हुआ है कि 2 की पावर 1 - 1/2, यानी ये 2 की पावर 1/2 है ना इस अंडर रूट वाले की, तो वो नीचे ले आए इस 2 के साथ, तो वो 1 - 1/2 बचता है, इज इक्वल टू 2 1/2, यानी 2 अंडर रूट नीचे नीचे की तरफ 2 अंडर रूट एक बच जाएगा इस तरफ। तो इसकी शक्ल ये बनेगी, 1/2 अंडर रूट M 3/2 हो गया, C² हो गया और DC हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 और डी आपका वैसे ही है। अब यहां से 2 अंडर रूट इधर से मैं ला के इधर राइट साइड पे उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये शक्ल मेरे पास M 3/2 C² DC जो है, और ये बच जाएगी, और उधर से 2 E अंडर रूट इकट्ठा कर लिया डी, ये क्वेश्चन 3 होगी। अब ये M की पावर जो आपको नजर आ रही, ये सारी की सारी ये वाली शक्ल ही है, तो आप कहेंगे डायरेक्ट वो वाली वैल्यू इक्वेशन 3 इस इक्वेशन 1 में हम पुट कर लें। ठीक हो गया। और इक्वेशन 2 जो है 1/2 MC² जहां जहां भी है उसको भी ई से रिप्लेस कर दें, तो आप फाइनल शक्ल पे पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ पे है इस ई की पावर में यहीं पे है ना ये 1/2 MC² है, तो इसको ई से बदल देंगे, और ये वाला फैक्टर जो है इसको ये जो अभी हमने निकाला उससे बदल देंगे, तो फाइनल शक्ल आ जाएगी। एक तरीका वो है। एक इन्होंने भी जो सॉल्व किया है, इन्होंने ये किया है कि पहले इन्होंने वो M 3/2 C² और DC की वैल्यू पुट कर ली है। ठीक हो गया। और वो जो MC²/2 था उसको वैल्यू उन्होंने अभी पुट नहीं की, उसको करके फिर इस वाले पार्ट को उन्होंने सिंप्लीफाई किया है इस तरह के, ये 3/2 पावर्स अलग कर ली हैं, पाई RT की पावर 3/2 वैसे रहने दी है, और जो 2 की पावर 3/2 उसको अलग कर लिया है, तो उस अलग करें तो वो 2 × 2 अंडर रूट बन जाता है, यानी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2 इकट्ठा करेंगे तो ये 2 की पावर 3/2 ही आएगी। तो 2 की पावर 3/2 को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, तो 2 अंडर रूट इस 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ 2 बचेगा, वो इस 4 को कैंसिल कर देगा तो 2 रह जाएगा, तो 2 पाई बचा, इधर पाई RT की पावर 3/2 बचा, इधर आपका E अंडर रूट बचा, और E की पावर ये बचा, उसमें अब आप वो MC²/2 वाला जो फार्मूला वो पुट करेंगे तो E रह जाएगा। तो फाइनल शक्ल ये आपके पास आ जाएगी, E⁻E/RT। तो ये फाइनल आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी की इक्वेशन बन जाती है। आर के हिसाब से इसको आप अगर चाहें उसके हिसाब से चेंज करना, के हिसाब से, जनरल गैस कांस्टेंट, तो उसके हिसाब से भी रिप्लेस किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, वो फॉर्म भी थोड़ी डिफरेंट बनेगी पिछलों की निस्बत से, लेकिन हो सकती है। उसके बाद है इसकी सिग्निफिकेंस। अच्छा, यहाँ पे इस बुक में तो इन्होंने इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन ना जो आपने अभी हमने पीछे एक लेक्चर में सिग्निफिकेंस ऑफ वेलोसिटी को डिस्कस किया, उसके जितने पॉइंट्स थे ना वो सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इस ग्राफ की शक्ल। अब ये ग्राफ आपने जेहन में रखना है, वो पॉइंट वो सारे वेलोसिटी पे जाके ना एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। ये बिल्कुल वेलोसिटी की तरह का ही ग्राफ है कि एक राइजिंग आया है और उस पे मैक्सिमम पे पहुंचा, उसके बाद फिर फॉलिंग आ गई है। ठीक है, तो इसके हवाले से आप कौन कौन से पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप ये देखें तो वेलोसिटीज पे आप पहुंचे, तो ये वाला आपका वेलोसिटी था, ये वाला ना ग्राफ बिल्कुल उसी तरह ही है। और उसमें आप देखें तो एरिया की बात हम कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को शो कर रहा है, हाइट की बात हम कर सकते हैं, ठीक है, कि वो फ्रैक्शन को शो कर रही है, मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं कि वो लिमिटेड रेंज ऑफ एनर्जी के अंदर ही सारे तक पाए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो वेलोसिटी से रिलेट है, या एनर्जी में हम नहीं करेंगे। ठीक हो गया। फिर इसी तरह जो उसकी शेप है उसकी बात हम कर सकते हैं कि शुरू में वो राइजिंग और बाद में फॉलिंग क्यों है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वेलोसिटी की है, वो हम अभी करते भी हैं। और टेम्परेचर की बात आप कर सकते हैं कि टेम्परेचर उधर उन्होंने वैसे ग्राफ एक ही बनाया, टेम्परेचर चेंज करके नहीं बनाया, लेकिन बिल्कुल वेलोसिटी की तरह ही ग्राफ आता है कि नहीं, लो लो एनर्जी वालों की तादाद कम हो जाएगी, यानी बिल्कुल यही शेप, जैसे ये ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, इस तरह एनर्जी के केस में भी
आगे की तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा। तो आप वो भी बना सकते हैं, टेम्परेचर का जिक्र भी कर सकते हैं, ठीक है। और कर्व जो है वो फ्लैट हो जाता है, ये भी आप बात कर सकते हैं, ठीक हो गया। और हैवी मास वाली भी बात कर सकते हैं कि जिस तरह वेलोसिटी में हैवी मास वालों की रेंज कम है और लाइट वालों की ज्यादा है, इसी तरह एनर्जी में भी यही है, हैवी वालों की एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज है वो कम है और लाइटर की ज्यादा है। तो ये जितने पॉइंट आपने वेलोसिटी पे किए हैं वो सारे के सारे एनर्जी वाले ग्राफ के ऊपर भी किए जा सकते हैं। अब जो अलग से चीजें हैं, एक शेप के हवाले से आ जाएगी और एक आपकी उसके हवाले से आ जाएगी। इसका कंपैरिजन हम करेंगे वेलोसिटी वाले ग्राफ के साथ ना, तो ये दो फैक्टर, दो इसके एडिशनल चीजें आ जाती हैं। जो बाकी सारी वही आप उसी पॉइंट व्यू से लिख सकते हैं जो आपने वेलोसिटी पे बात की, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप क्या है वो फैक्टर वो बताएंगे। पहला कि जो स्टार्ट है उसके ऊपर ई की पावर अंडर रूट वाला डोमिनेंट है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाला, और एंड के ऊपर ई की पावर, ये माइनस ई का मतलब ये कि ई नीचे चला जाएगा ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें भी दो फैक्टर हैं ई के, एक डायरेक्टली वाला और एक इनवर्सली वाला। जैसे सी के ऊपर भी ऐसे थे, एक डायरेक्टली एक इनवर्सली था, और हमने वहां भी यही कहा था कि स्टार्ट के ऊपर डायरेक्टली वाला डोमिनेट करता है और एंड के ऊपर इनवर्सली वाला डोमिनेट करता है। सी के केस में भी ये वही था और यहाँ पे भी यही है कि देखे ना कि जैसे जैसे ई बढ़ रहा है और ये फ्रैक्शन भी बढ़ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बड़ी वैल्यू के ऊपर जैसे जैसे ई बढ़ रहा है तो ये तादाद कम हो रही है तो वहां इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है और उसी वजह से हमारा ग्राफ भी वैसे बन रहा है, ठीक हो गया। एक तो ये बात होगी शेप के हवाले से। दूसरा कंपैरिजन जो इसने यहाँ पे भी दिया हुआ है ये वाला कि शेप ऑफ दिस कर्व इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्पीड। कैसे कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ वर्टिकल टेंजेंट, यानी ये इसकी राइजिंग बड़ी फास्ट है ना, और जो उधर वेलोसिटी वाला था एज कंपेयर टू वेलोसिटी के, वो जो था विच स्टार्ट्स विद हॉरिजेंटल टेंजेंट, वो ऐसे ऐसे कर्व के साथ साथ ना ऐसे चला था, यानी आहिस्ता आहिस्ता राइज हुआ था वेलोसिटी वाला, और एनर्जी वाला रैपिड राइज हुआ। इसको आप एक नजर देख भी सकते हैं, ये देखें ना, ये जो वेलोसिटी वाला है वो बड़ा ये आहिस्ता आहिस्ता राइज हो रहा है, फौरन से राइज नहीं हुआ, ठीक है। और वो जो एनर्जी वाला आपके पास है वो बड़ी रैपिड राइज हो रहा है ना। अब ये हमारा आखिरी इसमें मेन जो आंसर बताने वाला क्वेश्चन है, कि भाई ये वो आहिस्ता क्यों राइज हुआ है और ये रैपिड राइज क्यों है। अच्छा, फिर फॉलिंग को देखें ना तो ये वाला आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है एनर्जी वाला, और वो वेलोसिटी वाला बड़ी तेजी से गिरा था, ठीक है। उसका ग्राफ आप देखेंगे ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें आप देखें, ये देखें कि ये जो फॉलिंग आ रही है ये बड़ी रैपिड है, और वो एनर्जी वाली जो है वो बड़ी जेंटली आहिस्ता आहिस्ता वो फॉल होता है, ठीक हो गया। तो ये अब दोनों में फर्क हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए ये हमने आंसर ये मैंने नीचे लिखा है कि जो स्टार्ट है ना, स्टार्ट के ऊपर सी के दो हैं, एक स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला और एक इनवर्सली वाला चल रहा है, ठीक हो गया। तो अब हम कहते हैं कि डोमिनेंट तो वहां पे डायरेक्टली वाला ही था, वो अपनी जगह था, लेकिन ये सी स्केयर दोनों की पावर सेम है। पावर का मतलब ये कि ये वाला जो इनवर्सली वाला उसकी फैक्टर को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है, और चूंकि दोनों की पावर सेम है तो इसलिए वो काफी हद तक कैंसिल भी कर रहा होगा। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ड्यू टू सेम पावर ऑलमोस्ट कैंसिल, यानी काफी हद तक कैंसिलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो सी स्केयर के बढ़ने से ग्राफ राइज तो होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता राइज होता है, ठीक हो गया। और ई के केस में चूंकि पावर है डिफरेंट, डायरेक्टली वाले की अंडर रूट के साथ है, इनवर्सली वाले की पावर वन के साथ है, तो पावर डिफरेंट होने का मतलब फिर कैंसिलेशन इनकी इस उस अंदाज से नहीं हो पाती, इस वजह से। और चूंकि ई अंडर रूट वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट भी होता है स्टार्टिंग में, तो इस वजह से फिर वो आपका जो वैल्यू है वो काफी रैपिड इंक्रीज हो रही होती है। और एंड वाले में क्यों ऐसा है कि जो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वो स्केयर के साथ है और ये जो है वो वन पावर के साथ है। अब जो स्केयर का मतलब ये है कि सी की पावर जब बढ़ेगी, सी की लार्ज सी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो स्केयर की वजह से तो आंसर वो बड़ा हो जाएगा, तो इस फैक्टर को वो बहुत ज्यादा छोटा बना देगा। तो इसलिए फिर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बड़ी तेजी से कम होंगे, वैल्यू बहुत छोटी आएगी। और इसकी ई की पावर चूंकि वन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, तो ये उसको डिक्रीज तो करेगा लेकिन इसकी डिक्रीज इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो ये फिर स्लोली डिक्रीज करेगा। तो आपका जो ग्राफ होगा वो जेंटली मूव करके नीचे आएगा, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाएगा एनर्जी के केस में, लेकिन वेलोसिटी में स्केयर की वजह से वो रैपिड इनकी जो है ना वो डिक्रीज होता जाएगा।
ठीक हो गई। तो ये सवाल आपका एनर्जी वाला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है, डेरिवेशन इसकी ना कोई इतनी ज्यादा लंबी नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारी ना पूछी जा सके। और सिग्निफिकेंस वाला अगर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो या एमसीक्यू वगैरह इसके आपके सामने आ जाएंगे, ये जब चीजें आप सारी समझ लेंगे तो एमसीक्यू भी हो जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पॉइंट पूछा जा सकता है, जिस तरह वेलोसिटी की सिग्निफिकेंस थी इस तरह इसकी भी है। और पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो वेलोसिटी में आपने बताए हैं, बस वो मोस्ट प्रोबेबल वाले वेलोसिटी वाला पॉइंट छोड़ के बाकी सारे इसके ऊपर भी आप फिट उसी तरह कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं।